आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विशेष प्रयासों के बाद प्रदेश को आज 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हो गए। अब प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत नहीं होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खपत और अनुपात तय करते हुए पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन भेज दिए जाएं। बीते 72 घंटों में उत्तराखंड में लगभग 11,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति हो गई है। बीते शनिवार को भी उत्तराखंड में 3,500 इंजेक्शन की आपूर्ति हुई थी। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड को 2,000 इंजेक्शन की और आपूर्ति हो जाएगी। उत्तराखंड राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ IAS और IPS अफसरों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने ये आदेश जारी किए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से 45 साल के लोगों को भी कोरोना वायरस कोविड-19 के वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने 18 से 45 साल के लगभग 50 लाख लोगों को निःशुल्क कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया। इस वैक्सीनेशन का 450 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। लिहाजा आज शाम से इस टीकाकरण अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी जानकारी सरकार ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की है। राजधानी दून में एकाएक बढ़े कोविड संक्रमण के केस को देखते हुए सोमवार से शुरू हुए कर्फ्यू में भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने लोगों से अपील करने के साथ ही अब सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। मिली छूट की बेवजह इस्तेमाल अब उन्हें परेशानी में डाल सकता है। अब सख्त कार्रवाई के लिए लोग तैयार रहें। बेवजह घूमने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कोविड का कर्फ्यू जो है वो कल से लगा है और 3 तारीख को सुबह 5 बजे तक रहेगा। कल पहला दिन था, इस वजह से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि बहुत सारी जानकारियां ना रही हों, लेकिन आपसे मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि देहरादून ने जिस तरीके से पहली वेव में अनुशासन दिखाया और सारी गाइडलाइन का पालन किया, जिससे हमने केसेस कम कर पाए थे, इन्फेक्शन को रोक पाए थे, उसी तरीके का अनुशासन इस बार भी हम सब मिल करके दिखाएंगे और हम सब आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इस बार भी जो केसेस हैं उनको हम रोक पाएंगे। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अननेसेसरी बाहर नहीं निकलें। अननेसेसरी अगर कोई भी बाहर निकलता है, अगर झूठ बोल के कोई इस तरीके के गलत रीज़न से बाहर निकलता है तो डेफिनेटली उस पर पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी और जिससे आपको भी आगे दिक्कत होगी और अननेसेसरी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी दिक्कत खड़ी होती है। इसलिए आप सभी एक दूसरे का सहयोग करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार भी इस लड़ाई में जीतेंगे। और आप लोगों के सहयोग से, जिस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में रहेंगे और घरों में रहने के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि इस तरीके का अनुशासन दिखाएं, जो गाइडलाइंस है उसको पालन करें। मेरा युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध है कि वो अपने लिए और अपने परिवार में जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखें और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलें। अगर कोई बहुत अवश्यंभावी कार्य है, बहुत ज़रूरी काम है, तभी घरों से बाहर निकलें। धन्यवाद। उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों में फिर से कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुमाऊं मंडल के अलग अलग डिपो से पहले रोजाना 300 रोडवेज की बसों का संचालन होता था, जो अब घटकर 150 के करीब पहुंच गया है। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी रोडवेज डिपो से रोजाना पहले 68 बसों का संचालन हुआ करता था, जो घटकर वर्तमान समय में आधा रह गया है। यहाँ तक कि दिल्ली रूट पर रोजाना 14 बसों का संचालन हुआ करता था, जो वर्तमान समय में 7 से 8 बसों का ही संचालन हो गया है। हल्द्वानी डिपो की आमदनी रोजाना जहाँ पहले करीब 15 लाख रुपए के आसपास हुआ करती थी, वो घटकर अब करीब 5 लाख रुपए हो चुकी है। वर्तमान में बसें तो हम पूरी संचालन के लिए पूरी लगाई हुई हैं, बट यात्रियों की संख्या बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल में 2 पैसेंजर 3 पैसेंजर में एक बसें भेजनी पड़ी हैं। तो इस वजह से बसें, अगर पैसेंजर हुए तो बसें लगती हैं, अगर पैसेंजर नहीं है तो बसें हम रोक लेते हैं। जी बिल्कुल गिरी है, बहुत गिरी है आए। तो इससे जो है बेमतलब अगर फालतू हम बसें भेजें तो उससे सिर्फ डीजल का बर्बादी होती है और कुछ नहीं। तो पैसेंजर हो, अगर 8-10 पैसेंजर एक हों तो उस बस को निकाल देते हैं। चंपावत जिले में कोरोना संक्रमण की गति बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेट हुए लोगों को दवाई वितरण में भी तेजी कर दी गई है। जिले के विभिन्न स्थानों में होम आइसोलेट हुए लगभग 550 लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 7 प्रकार की दवाइयों की एक किट तैयार कर आशा, आंगनबाड़ी और चिकित्सा कर्मचारियों की मदद से संक्रमित लोगों तक पहुँचाई जा रही है। साथ ही इन किटों को तैयार करने में शिक्षकों, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी लगाए गए हैं। आइसोलेशन में
रह रहे मरीजों के लिए यहाँ पर जो केंद्रीय औषधि भंडार चंपावत से किट तैयार किए जा रहे हैं, उसमें हमने 7 प्रकार की दवाई डाली हैं, बुखार से लेकर के अन्य एंटीबायोटिक और विटामिन सी, विटामिन डी। इन चीज़ों को संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारी आशा कार्यकर्ती कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही इसमें एक एक किट के साथ पल्स ऑक्सीमीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर भी रखा गया है। इस कार्य में कल दिनांक 26 को हमने 500 किट यहाँ पर तैयार किए, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारी और हमारे एनएचएम से संबंधित कर्मचारी और हमारे सीएमएचडी चंपावत के 10 कर्मचारियों ने पूरे दिन भर काम करके ये किटों को तैयार किया और कल ही ये वितरित किए। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी के आदेशों के बाद भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल धारचूला में नेपाली नागरिकों के लिए कोरोना की 72 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना नागरिकों को भारत में प्रवेश नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। SSB के द्वारा कल से ही पुलिस पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच सख्ती बढ़ा दी गई। हम लोगों को आदेश मिला हुआ है कि जो भी आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इधर क्रॉस कर रहा है तो उसका कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चेक करने के बाद ही उनको देना है। तो जो लोग भी आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट चेक किया जा रहा है, उसके बाद लोग आ जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा है, तो वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर सुशीला तिवारी अस्पताल में 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जो कोरोना काल में सबसे रिकॉर्ड तोड़ एक दिन में मौतों का आंकड़ा है। ऐसा नहीं है, लेकिन जो एल्डरली वाले हैं ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बच्चों वाले में थोड़ा कम होते हैं, तो ज़्यादातर हमारे एल्डरली ज़्यादा होते हैं। सभी है जो चमोली के भी आ रहे हैं, पौड़ी के भी, सबके हैं। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों में गांजा तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस लगातार नशे की रोकथाम के लिए अभियान चलाती जा रही है। जनपद पौड़ी की SSP पी रेणुका देवी द्वारा जनपद को नशा मुक्त अभियान के तहत जनपद में अपराधों की रोकथाम, शराब और ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आज कोटद्वार पुलिस ने चेकिंग के दौरान 83 किलो गांजे के साथ एक महिला सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पहाड़ी क्षेत्रों में गांजे को लेकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करने जा रहे थे। 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। लगभग 6 साढ़े 6 बजे के करीब दुगड्डा पे हमें सूचना आई थी, तो दुगड्डा पे तो 2 गाड़ियों को रोका गया, तलाशी ली गई, तो उसमें टोटल 84 किलो गांजा बरामद किया है, जिसमें 4 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं। इसमें एक विकास, सुमन और ये बिट्टू और ओमवीर, ये सारे मुरादाबाद के निवासी हैं और ये विकास सुमन का बेटा है और इनके पिताजी ऑलरेडी जेल में हैं, वो भी गांजे की तस्करी में सतपुली थाने के केस में वो अभी जिला कारागार पौड़ी में निरुद्ध है। तो ये लगभग पूरा परिवार और उनके साथीगण यही काम करते हैं, ये सस्ते में पहाड़ से गांजा इकट्ठा करते हैं, फिर गाड़ी में लेके मुरादाबाद में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। तो लागत 84,000 रुपये के करीब है। तो अच्छी गांजे की खेत पकड़ी गई है, तो टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। रामनगर के शिवलालपुर से 40,000 रुपए का साइबर ठग का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला मुन्नी देवी ने बताया कि उसका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक रामनगर में है। उसमें जो नंबर पंजीकृत है वो पीड़ित का लड़का चलाता है। 27 अप्रैल को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल पर OTP मांगा गया। उसके बाद 40,000 रुपए महिला के खाते से उड़ा लिए गए। पीड़िता ने रामनगर कोतवाली में तहरीर देकर साइबर ठगी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। और हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं, किसी भी अज्ञात नंबर से कॉल आता है जिसको आप नहीं जानते तो उसको अपने बैंक खाते से संबंधित कोई भी जानकारी ना दें। साइबर ठग भी हो सकते हैं, आपके बैंक में रखे पैसे वो लूट सकते हैं। सर, हमारा कोई जानकार बंदा था जिससे उन्होंने उनके किसी माल की पेमेंट आनी थी, तो उन भैया ने बोला करे कि आपके गूगल फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर हमने आपको दे दिया उनको, वो आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे। तो हमारे पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है, उन्होंने हमसे बोला कि हम आपको से पहले 10 रुपये या 5 रुपये ट्रांसफ़र करके देखते हैं, अगर ये आ जाएंगे हम आपके उसमें 40,000 रुपये और डालेंगे, आप हमें बता देना। हमने कहा ओके, हम बता देंगे। तो उन्होंने पहले 10 रुपये डाले, तो 10 रुपये की ट्रांजेक्शन हमारे हमने बता दिया। उन्हें 10 रुपये के बाद सीधे
40,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करी। वो 40,000 रुपये जो उन्होंने हमारे पास उसमें भेजे हैं, वो 40,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हमारे पास आके मतलब हमारे अकाउंट में आई नहीं है, और बाकायदा उस 40 को जो हमारे अकाउंट में 40,000 रुपये और काट दिए। एक OTP आई थी, तो उन्होंने हमसे बोला था कि एक OTP आई होगी, ये OTP हमें बता दो। हमने मना करा, तो उन्होंने कहा आप आर्मी कैंटीन से पहली बार आपका इसमें लेन देन पहली बार हो रहा, तो आपको OTP देनी पड़ेगी। हमने OTP जैसी हमने OTP बताई और हमारे अकाउंट से 40,000 रुपये कट गए। एक मैटर आया था हमारे पास में कि उसकी फ़ोन कॉल आई उसके पास में कोई किसी सामान के रिगार्डिंग उसको ख़रीदने के, उसने पे फ़ोन के द्वारा उसको 40,000 रुपये उसके साथ में धोखाधड़ी हुई है। हमारे द्वारा उसकी सारी वो डिटेल्स वगैरह लेकर अभी जो साइबर सेल के द्वारा जो कार्रवाई होती है उनको दे दी गई है, वो प्रोसेस किया जा रहा है। अगर कहीं बैंक अकाउंट्स में या गेटवे पे कहीं उसको रोका जा सकता है तो कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने की, और आगे की कार्रवाई जो भी आएगी उसके बाद पता चलता है कि किस अकाउंट में पैसा गया है, कहाँ गया है, क्या नंबर था, उसकी डिटेल वगैरह ली जा रही है। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।